सभी साथियों को नमस्कार और उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मेरे मित्र, आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी साइंस न्यूमेरिकल 2.0 में वर्क एनर्जी एंड पावर के एनसीईआरटी न्यूमेरिकल की। जी हाँ दोस्तों, वर्क एनर्जी एंड पावर में हम आपको दो वीडियो प्रोवाइड करेंगे। एक आज दे रहे हैं जो कि मेरे मित्र आपका पूरा का पूरा एनसीईआरटी एक्सरसाइज, एग्जाम्पल और एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है। और मेरे मित्र जो दूसरा वीडियो होगा वो आपके रेलवे एग्जाम में जो सभी पूछे गए क्वेश्चन है वर्क एनर्जी एंड पावर से, उससे होंगे। तो दो वीडियो में आपका एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यू दोनों कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि इसमें क्वेश्चन आपको ज्यादा है और साथ ही साथ जो इसका कंसेप्ट है वो भी थोड़ा सा लंबा है, तो मेरे मित्र और चैप्टर से ज्यादा थोड़ा सा समय इसमें देना होगा और दो वीडियो इनफ है वर्क एनर्जी एंड पावर के सभी टाइप के न्यूमेरिकल को समझने के लिए। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन सहित पीडीएफ आपको कहां मिलेगा, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जाकर के पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। मेरे मित्र, आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1, बड़ा ही हलवा सा सवाल कि किसी वस्तु पर 7 न्यूटन का बल लगता है। मान लीजिए बल की दिशा में विस्थापन 8 मीटर है। मान लीजिए वस्तु के विस्थापन के समय लगातार वस्तु पर बल लगता रहता है, तो इस स्थिति में किया गया कार्य क्या होगा? क्या कहोगे? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी आपने बताया है कि जो कार्य होता है वो बल और विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब W इक्वल टू हम लोग क्या कहते हैं? Fs। और हमारे क्वेश्चन में जो बल का वैल्यू दिया हुआ है वो है 7 न्यूटन और साथ ही जो विस्थापन है वो कितना है? आप सभी कहेंगे गुरुजी 8 मीटर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आप कहिएगा जो हमारा कार्य होगा वो 56 जूल हो जाएगा। मजा आ गया होगा, बड़ा ही लल्लू लाल जैसा सवाल था। अगला सवाल देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा कि इसके क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे नहीं जाना है, लेवल पे नहीं जाना है, लैंग्वेज पे जाना है। आपको आपके एग्जाम में क्या परेशान करेगी? क्वेश्चन का लैंग्वेज परेशान करेगी। और बहुत सारे छात्र तो क्वेश्चन का इतना लंबा चौड़ा बातें देख करके ही डर जाते हैं कि अच्छा ये न्यूमेरिकल है तब तो नहीं बनेगा। लेकिन मेरे मित्र ऐसा आपको नहीं सोचना है। एनसीईआरटी के जो भी क्वेश्चन है वो मेरे मित्र एकदम बेसिक लेवल से उठाए गए हैं और जो आपको एक जरूरी समझ के लिए चाहिए वो पूरा आपको देखने को मिल जाएगा। तो सर फोकस किस पे करना है? क्वेश्चन के लैंग्वेज पे और सर फॉर्मूला के इंप्लीमेंटेशन पे। अगला सवाल जो क्वेश्चन नंबर 2 है, आपसे पूछा जा रहा है कि एक कुली 15 केजी का बोझ धरती से 1.5 मीटर उठाकर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा बोझ पर किए गए कार्य का प्रकलन कीजिए। कोई कुली है और वो बेचारा अपना कोई सामान है जो कि आपका 15 किलो का है और उसको वो जमीन से, धरती से उठाकर 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि उस बोझे पर कुली के द्वारा जो कार्य किया गया है वो क्या होगा? आप सभी हमेशा याद रखेंगे कि जब भी किसी भी वस्तु को ऊपर उठाई जाती है तो हमें क्या करना होता है? आप सभी कहेंगे कुछ ना कुछ कार्य करना होता है। एक्चुअली जो हम कार्य कर रहे होते हैं वो किस लिए? तो आप सभी कहेंगे उस वस्तु को उठाने के लिए। ऐसा क्या है गुरुजी? तो मेरे मित्र आप सबों को मालूम है कि कोई भी वस्तु अगर कहीं पे भी है, कोई भी वस्तु कहीं पे भी है तो उस पर क्या लग रहा होगा? आप कहेंगे गुरुत्वीय त्वरण लग रहा होगा। और जाहिर सी बात है कि द्रव्यमान तो प्रत्येक वस्तु का एक बेसिक प्रॉपर्टीज है। तो हम क्या कहेंगे कि प्रत्येक वस्तु जो इस पृथ्वी पर है उसको पृथ्वी अपने गुरुत्वीय त्वरण से खींच रही है। और जब पृथ्वी गुरुत्वीय त्वरण से खींच रही है तो सर ये mg गुना होगा, तो आप क्या कहेंगे? इसका भार हो जाएगा। तो कोई भी भारी वस्तु है उसको उठाएंगे, जब उसके भार के बराबर बल उस पर लगाएंगे, बराबर बल से ज्यादा लगाएंगे तब वो क्या होगा? उठेगा। तो सवाल आपका यहां पे यही है कि एक कुली 15 केजी का बोझ धरती से 1.5 मीटर ऊपर उठाता है। तो चला h जो है वो कितना है? आप सभी कहेंगे 1.5 मीटर। और साथ ही साथ जो मास है वो कितना है? 15 केजी। और आपसे W पूछा जा रहा है तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी हम G का वैल्यू तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले ही सकते हैं। और ये जो H है चूंकि 1.5 मीटर उस 15 केजी के सामान को उठाया जा रहा है तो हम कहेंगे ये विस्थापन का काम करेगा। किसका काम करेगा? आप सभी कहेंगे विस्थापन का काम करेगा। तो मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा, ऐसे तो हम सीधे सीधे आपको कह देते कि mgs लगा दो, आ जाता आंसर। और ऐसे अगर आप नियम से इसको समझेंगे तो W इक्वल टू Fs होता है। अब यहां जो F होगा वो किसके बराबर होगा? सर जो वस्तु का द्रव्यमान है, यानी कि जो 15 केजी द्रव्यमान वाला वस्तु है उसके भार के बराबर होगा। तो ये F जो है हमारा वो किस में आ जाएगा? mg इंटू एस में आ जाएगा। mg इंटू एस में आ जाएगा। और अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी मास
15 है, जी 10 ले लीजिए, एस कितना आप कहेंगे 1.5 मीटर, आप कहिएगा पॉइंट हटा दीजिए, ये और ये कैंसिल, 225 जूल क्या हो गया, आप सभी कहेंगे सर राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 पूछा जा रहा है कि 15 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान वेग से गतिशील है, वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। बहुत ही प्यारा सा सवाल, क्या कहोगे कि गुरुजी के इक्वल टू आपने बताया है कि फॉर्मूला क्या लगाना है, हाफ एम वी स्क्वायर, तो यहां पे हाफ रहने देते हैं, और मास कितना है 15 केजी और भी का स्क्वायर, तो वस्तु 4 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान है, तो कहिएगा 4 चौका 16 भी स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 2 8 है 16 और 15 8 है 120 जूल, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पूछा जा रहा है कि यदि किसी कार का द्रव्यमान 500 केजी है तो उसके वेग को 30 मीटर पर सेकंड से 60 मीटर पर सेकंड तक बढ़ाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जब वस्तु का वेग बदल रहा हो उस स्थिति में किया गया कार्य उसके वेग को बदलने के लिए किसके बराबर होता है, वस्तु के गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। याद रखेंगे, हमेशा यहां पे स्पेशल हिंट डाल करके आप सभी लिख लेंगे, स्पेशल हिंट्स डाल करके आप सभी लिख लेंगे क्या कि जब वस्तु का वेग बदल रहा हो, जब वस्तु का वेग बदल रहा हो तो किया गया कार्य किसके बराबर होता है, आप सभी ध्यान में रखेंगे सर डेल के ई गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। बस इतना बात याद रख लेना। अब मेरे भाई आप सभी क्या देख रहे हो, आप देख रहे हो कि गुरुजी क्वेश्चन में वस्तु का जो द्रव्यमान दिया हुआ है वो 500 केजी है, अब इसका वेग 30 मीटर पर सेकंड से 60 मीटर पर सेकंड हो जा रहा है, तो ये जो u है हमारा 30 मीटर पर सेकंड और जो v है वो 60 मीटर पर सेकंड। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डाटा आप ये कहोगे मास 500 केजी हो गया सर, u जो है वो हमारा 30 मीटर पर सेकंड हो गया और v जो है वो 60 मीटर पर सेकंड हो गया। अब चला हमने बोला कार्य जो है वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा, तो अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा आप कहेंगे हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं हाँ या नहीं, आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। चला मास तो सेम ही है दोनों जगह पे, तो आप क्या कहिएगा कि गुरुजी हाफ m कॉमन ले लीजिए और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये याद रख लीजिएगा, ये फॉर्मूला हो जाता है, ये फॉर्मूला हो जाता है। अब हम क्या कहेंगे कि गुरुजी w इक्वल टू हाफ इंटू एम के जगह 500 रखेंगे, v स्क्वायर है तो ये हमारा 60 का स्क्वायर 3600 हो जाएगा और ये u का स्क्वायर आप कहेंगे 900 हो जाएगा और चला ये आपका 250 हो जाएगा और w इक्वल टू क्या होगा सर जी 250 इंटू 36 माइनस 900 सर जी 2700। मेरे मित्र ये आपका 6,75,000 के समथिंग आएगा। तो जो सवाल आपसे पूछा जा रहा है यदि किसी कार का द्रव्यमान 500 केजी है तो उसके वेग को 30 मीटर पर सेकंड से 60 मीटर पर सेकंड तक बढ़ाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, आप सभी कहेंगे गुरुजी 6,75,000 जूल कार्य करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा जा रहा है कि 12 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु धरती से एक निश्चित ऊंचाई पर स्थित है, यदि वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 480 जूल है तो वस्तु की धरती के सापेक्ष ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दिया है परिकलन में सरलता के लिए जी का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लीजिए। न बनेगा, क्या कहिएगा कि गुरुजी P इक्वल टू mgh होता है, P इक्वल टू क्या होता है mgh होता है। अब स्थितिज ऊर्जा का वैल्यू 480 जूल दिया हुआ है, मास 12 केजी दिया हुआ है, जी का रहा है 10 लेने, तो h कौन पगला ना निकाल लेगा 480 बटा 12 गुना 10, ये जीरो एक साथ कहेगा सर जी कैंसिल और h कितना हो गया 4 मीटर। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए। मेरे मित्र एनसीईआरटी के जो ये सवाल हैं ध्यान में रखिएगा, कुछ ऐसा ही आपका पैटर्न रह सकता है, ऐसे ही लैंग्वेज आपको देखने को मिल सकते हैं। और मैं आपको एनसीईआरटी और पीवाईक्यू दोनों इसलिए साथ में करा रहा हूं कि आप एग्जाम देने के बाद ये रोना मत रोना कि गुरुजी हमने एनसीईआरटी नहीं पढ़ा हमने पीवाईक्यू करा, हमने पीवाईक्यू नहीं पढ़ा हमने एनसीईआरटी करा, ये नहीं होना चाहिए।
नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 पूछा जा रहा है कि दो लड़कियां जिनमें से प्रत्येक का भार 400 न्यूटन है एक रस्से पर 8 मीटर की ऊंचाई तक चढ़ती है। हम एक लड़की का नाम ए रखते हैं तथा दूसरी का बी। इस कार्य को पूरा करने में ए 20 सेकंड का समय लेती है जबकि लड़की बी 50 सेकंड का समय लगती है। प्रत्येक लड़की द्वारा व्यय की गई शक्ति का परिकलन कीजिए। क्या कहोगे चला कि गुरुजी जब भी हम शक्ति की बात करते हैं तो हम P इक्वल टू ई बटा टी कहते हैं, यानी कि ऊर्जा में व्यय की दर को शक्ति कहते हैं, या फिर हम लोग P इक्वल टू क्या कहते हैं, आप कहते हैं कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। अब यहां पे जो दो लड़की की बात की जा रही है उसमें एक क्या है, आप कहेंगे गुरुजी एक जो है वो ए है। अब ए लड़की क्या कर रही है, तो सर इसका जो भार है वो 400 न्यूटन है, यानी कि ए का वेट कितना है 400 न्यूटन। कितना है 400 न्यूटन। याद रखना वेट किसके बराबर होता है, mg के बराबर होता है। किसके बराबर, mg के बराबर होता है। और मेरे भाई ये जो a है ये आपका 8 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ती है। कितना मीटर की ऊंचाई पर, 8 मीटर की ऊंचाई तक चढ़ती है। और मेरे मित्र इसको चढ़ने में कितना समय लगता है, 20 सेकंड का समय लगता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि प्रत्येक लड़की द्वारा व्यय की गई शक्ति का परिकलन कीजिए। अब ध्यान दीजिए कि दो लड़कियां जिनमें से प्रत्येक का भार 400 न्यूटन है, तो ए का भी भार 400 न्यूटन और मेरे मित्र बी का भी भार 400 न्यूटन। अब ये एक रस्से पर 8 मीटर की ऊंचाई तक चढ़ रही है, मतलब दोनों सेम ऊंचाई तक चढ़ रही है। और सर कहा जा रहा है कि ए चढ़ने में 20 सेकंड समय ले रही है जबकि बी जो है वो 50 सेकंड समय ले रही है। तो क्या कहिएगा कि गुरुजी यहां पे ए का जो पावर होगा, ए का जो पावर होगा वो ऊर्जा में व्यय की दर होगी। और यहां में ऊर्जा जो है वो क्या हो रहा है, तो सर रस्सी पे चढ़ा जा रहा है, ऊंचाई पे चढ़ा जा रहा है। तो हम सीधे सीधे क्या कहेंगे कि गुरुजी जो ऊर्जा होगी वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में होगी, ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के रूप में होगी। और बटा अगर समय कर देंगे तो हमको पावर मिल जाएगा। अब चला मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, दोनों का सर मल्टीपल यहां पे कितना दिया हुआ है 400 न्यूटन। एच कितना है 8, 20 सेकंड का समय ले रही है, 20 बिसा ही 400। ए का पावर कितना हो गया चला, आप कहेंगे 20 68 से 160 वाट हो गया। कोनो शक चला एकरा में कोनो शक, ए का पावर कितना 160 वाट। अब बी के साथ भी सेम सिचुएशन है गुरुजी कि बी का भी भार 400 न्यूटन है। अब ये भी 8 मीटर की ऊंचाई तक ही जा रही है लेकिन समय 50 सेकंड ले रही है। तो क्या कहिएगा कि सर P इक्वल टू mgh बटा टी तो यहां भी लगेगा। अब भार जब समान है तो 400 न्यूटन तो दोनों के लिए होगा, h 8 मीटर होगा और टाइम हमारा 50 सेकेंड। ये और ये कैंसिल, 5 8 40। अब बोलो चिल्ला 8 8 64। तो क्या कहिएगा कि गुरुजी ए का भार 160 वाट और बी का भार 64 वाट। तो यहां पे आप कहेंगे पहले ही ऑप्शन में 160 वाट और 64 वाट दिया हुआ है तो हमें बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन का यही खासियत होता है चला कि अगर आप सॉल्यूशन कर लिए, आंसर आ गया तो डायरेक्ट आपका निगाह आपके आंसर पे जाएगा, इधर उधर कहीं नहीं जाएगा। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 कि 50 केजी द्रव्यमान का एक लड़का एक सोपान जीना पर दौड़कर 45 सीढ़ियां 9 सेकंड में चढ़ता है। ये एलपी के लिए सर फेवरेट क्वेश्चन है, एलपी के एग्जाम में बहुत सारा ऐसा सवाल पूछा गया। 50 केजी द्रव्यमान का एक लड़का एक सोपान पर दौड़कर 45 सीढ़ियां 9 सेकंड में चढ़ता है। मान लो चिल्ला कि ये आपका एक सीढ़ी है, क्या है सीढ़ी है, और ये जो लड़का है वो इस सीढ़ी पर चढ़ता है सर कितना देर में, तो सर इस सीढ़ी पर ये 9 सेकंड में चढ़ जाता है। कितना देर में, 9 सेकंड में चढ़ जाता है। और टोटल सीढ़ी कितना है सर, टोटल सीढ़ी 45 है। टोटल सीढ़ी कितना है 45 है। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान देना कि कुल सीढ़ी 45 है और प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। मतलब ये वाला जो है ये ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है प्रत्येक सीढ़ी का। तो आप क्या कहिएगा कि गुरुजी यहां पे लड़का का जो द्रव्यमान है वो 50 केजी है, ये तो फिक्स है।
अब ये अगर इस ऊंचाई पे चढ़ रहा है तो हमें तो पहले ये ज्ञात करना होगा कि ये कितना ऊंचाई पर चढ़ रहा है। कुल सीढ़ी 45 गो है, अब 15 सेंटीमीटर एक ऊंचा है तो टोटल हाइट आप कहिएगा 45 गुना 15, ध्यान रखना सेंटीमीटर में है तो क्या कहिएगा, मीटर में चेंज करने के लिए गुरुजी यहीं पे एक 100 से भाग दे दीजिए, कोनो दिक्कत, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। अब ध्यान देंगे कि शक्ति का परकलन करना है और आपने ऊंचाई निकाल लिया है इतना, और जी का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में, सर जी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बताओ P इक्वल टू चला, अगर mgh बटा t लगाया जाए तो ये सॉल्व ना होगा। क्या कहोगे कि गुरुजी मास 50 kg, g का वैल्यू 10 और जो हमारा h होगा वो आप कहिएगा 45 गुना 15, अब बटा क्या हो जाएगा, तो सर ये 10 गुना 45 होगा, चला 50 और 10 g का वैल्यू और 45 गुना 15 अब बटा 100। ध्यान देना t भी होगा कितना है 9 सेकेंड, तो गुना 9 कर दो, ये जीरो एक साथ कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर। ये जीरो इस 5 के साथ कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब देखो सर ये 9 पचे 45 हो जाएगा। और मेरे मित्र आप सभी क्या देख रहे हैं कि यहां पे आपका 5 गुना 5 25 और 25 गुना 15 25 गुना 15, क्या कहिएगा 25 25 5 दुना 5 ओहो हो, चला बोर्डो काम करना बंद कर दिया, ये दिन आ गया। 25 गुना 15 करोगे तो 25 25 5 दुना 10 और 1 11 5 एकम 5 2, ठीक है 5 5 1 6 2 1 3, गलती कर रहे हैं 25 25 तो 5 दुना 10 2 12 होगा, चला 375। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा जा रहा है कि ऋणात्मक कार्य के प्रकरण में बल एवं विस्थापन के बीच कोण। आप सबों को मालूम है कि कार्य जो है वो एफ एस कॉस थीटा के बराबर भी होता है, जहां ये जो कॉस थीटा है ये क्या है, आप कहते हैं बल एवं विस्थापन के बीच कोण है। और मेरे मित्र आप सभी ये याद रखिएगा, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, कॉस 180 डिग्री का वैल्यू सर जी -1 होता है, और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। अब जरा सा W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा यहां लिख लेना, और हम आपको बोले कि बल और विस्थापन के बीच में एंगल 0 डिग्री का बन रहा है, तो आप कहिएगा किया गया कार्य धनात्मक होगा और मैक्सिमम होगा, क्योंकि कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। तो सर सारा का सारा चीज डिपेंड किस पे करेगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पे करेगा। अब ध्यान देना कि अगर बल और विस्थापन के बीच में 180 डिग्री का कोण बन रहा है तो आप कहेंगे गुरुजी cos 180 डिग्री इक्वल टू -1 होता है, तो सारा प्रोडक्ट ऋणात्मक हो जाएगा। तो 180 डिग्री के केस में किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। मेरे मित्र cos 90 डिग्री आप सभी याद रखेंगे, बल और विस्थापन के बीच में अगर एंगल 90 डिग्री का हो तो जो हमारा किया गया कार्य होगा वो शून्य। क्यों? क्योंकि cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाता है 0। तो जो सवाल करा जा रहा है कि ऋणात्मक कार्य के प्रकरण में बल एवं विस्थापन के बीच का कोण होता है, ऋणात्मक पूछा जा रहा है, तो आप सभी कहेंगे गुरुजी 180 डिग्री। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। अगर धनात्मक कार्य के प्रकरण की बात की जाती तब हम लोग कहते cos 0 डिग्री वैल्यू होता, और अगर शून्य कार्य के प्रकरण की बात की जाती तो हम लोग कहते cos 90 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा जा रहा है कि 10 केजी द्रव्यमान के लोहे तथा 3.5 केजी द्रव्यमान के एल्युमिनियम के गोले के व्यास समान है। दोनों गोले किसी मीनार से एक साथ गिराए जाते हैं, जब वह भूतल से 10 मीटर ऊपर होते हैं तब इनमें समान होते हैं त्वरण, संवेग, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। क्या कहोगे कि गुरुजी एल्युमिनियम का जो गोला है वो 10 किलो का रहे या फिर 20 किलो का रहे, अगर हम उसको ऊपर से नीचे गिरा रहे हैं तो वो गिरेगा तो गुरुत्व के अधीन ही गिरेगा। किसके अधीन गिरेगा? गुरुत्व के अधीन ही गिरेगा। हाँ, ये अलग बात है कि जैसे जैसे नीचे आएगी उसकी वेग बढ़ेगी तो उसकी जो स्थितिज ऊर्जा है वो तेजी से गतिज ऊर्जा में बदलेगी। चूंकि ऊर्जा तो संरक्षित रहती है तो वही स्थितिज गतिज में बदलेगी, गतिज स्थितिज में बदलेगी।
लेकिन जो एक चीज इसका नियत रहेगा वो क्या, तो पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को समान गुरुत्व त्वरण से अपनी ओर खींचती है। तो मेरे मित्र जो सवाल करा जा रहा है कि 10 केजी द्रव्यमान के लोहे तथा 3.5 केजी द्रव्यमान के एल्युमिनियम के गोले के व्यास समान है और दोनों गोले किसी मीनार से एक साथ गिराए जाते हैं और जब वो भूतल से 10 मीटर ऊपर होते हैं तब इनके क्या समान होंगे, आप क्या कहेंगे, गुरुजी गुरुत्व त्वरण, यानी कि इसका जो त्वरण होगा वो समान होगा। दैट्स व्हाई राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। बाद बाकी संवेग, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा आप सभी समझ रहे हैं। संवेग मोमेंटम P इक्वल टू mv। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि कोई लड़की अपनी पीठ पर 3 केजी द्रव्यमान का बस्ता उठाए किसी समतल सड़क पर 300 मीटर की दूरी तय करती है, उसके द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध किया जाने वाला कार्य क्या होगा। मेरे मित्र आप सबों को मालूम है कि हम सब पृथ्वी से बंधे हुए हैं गुरुत्वाकर्षण बल के चलते, और यहाँ पे बात किसकी की जा रही है, बात की जा रही है कि कोई लड़की है जो कि अपने पीठ पर एक 15 केजी का बस्ता लिए हुए सर समतल कितना चल रही है, 300 मीटर की दूरी कवर कर रही है। सॉरी 15 केजी नहीं, 3 केजी का बस्ता है, 3 केजी का बस्ता लिए ये क्या कर रही है सर, 300 मीटर की दूरी को कवर कर रही है। मेरे भाई आप क्या कहोगे कि जैसे ही सर क्वेश्चन में गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध बोला गया तो हमें यह देखना होगा कि ये लड़की गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध क्या कर रही है। जब आप किसी भी चीज को ऊपर उठाते हो तो गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करते हो, क्योंकि पृथ्वी का नेचर है उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करने का। आप ज्यादा बल लगा करके उसको उठा दे रहे हो, मतलब पृथ्वी से दूर कर रहे हो। अब सिंपल सा लॉजिक है चला, कोई किसी का आकर्षण है और तू वह आकर्षण को खत्म करने की कोशिश करेगा तो क्या होगा, उसके विरोध में जाना होगा। तो मेरे मित्र ये जो लड़की 3 केजी का बस्ता उठा करके समतल सतह पर 300 मीटर चल रही है, तो ये जो बस्ता है इस पे जो गुरुत्व त्वरण होगा वो नीचे की ओर लग रहा होगा। आप कहेंगे कि गुरुत्व त्वरण नीचे की ओर लग रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ये जो बस्ता है इसका भार कितना हो जाएगा। आप कहेंगे गुरुजी इसका भार हो जाएगा 300 न्यूटन। कितना, 300 न्यूटन। अब ये 300 न्यूटन का बल हर जगह पे लग रहा है, और मेरे मित्र आप क्या देख रहे हो कि हर एक स्थिति में जो हमारा विस्थापन है और जो बल है एक दूसरे के लंबवत है, मतलब यहां पे बल और विस्थापन के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो किया गया कार्य आप कहेंगे गुरुजी शून्य होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कोनो दिक्कत? अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 पूछा जा रहा है कि एक पिंड h ऊंचाई से गिर रहा है, h/2 ऊंचाई गिरने के पश्चात इसमें होगी केवल स्थितिज ऊर्जा, केवल गतिज ऊर्जा, आधी स्थितिज ऊर्जा और आधी गतिज ऊर्जा, अधिक गतिज ऊर्जा और कम स्थितिज ऊर्जा। क्या होगा इसका आंसर? मेरे भाई सवाल है कि एक पिंड h ऊंचाई से गिर रहा है। पहले तो आप ये समझो कि अगर हम किसी भी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो हम सभी क्या कहते हैं कि वस्तु में एक वेग होता है, और वेग के साथ जो ऊर्जा होगी आप कहेंगे गतिज ऊर्जा होगी। वस्तु जब मैक्सिमम हाइट पर पहुंचती है तब उसका वेग जो है वो कुछ देर के लिए शून्य हो जाता है। अब वस्तु में जो ऊर्जा होगी वो उसकी स्थिति के चलते, और उसको हम लोग उसको स्थितिज ऊर्जा के रूप में देखते हैं। और फिर अगर वस्तु नीचे गिर रही तो वही स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा के रूप में बदलेगी, और जब पृथ्वी पर अस्थिर हो जाएगा तो फिर स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी। हमारे कहने का मतलब ये है कि जब किसी भी वस्तु को h ऊंचाई से गिराया जाएगा तो h/2 ऊंचाई गिरने पर मान लो कि ये हमारा कोई h ऊंचाई है और इसकी आधी ऊंचाई ये है, यहां पे अगर वस्तु है तो मेरे मित्र ये यहां से यहां तक आया है, तो इसकी जो स्थितिज ऊर्जा थी वो क्या हो गई, आधी दूरी करने के साथ सर आधी गतिज ऊर्जा में बदल गई। और मेरे मित्र ये जब h/2 ऊंचाई पर है, ये h/2 ऊंचाई पर है, तो इसकी स्थिति तो है सर पृथ्वी से ये आधी ऊंचाई पे है या संपूर्ण ऊंचाई का आधी ऊंचाई है, तो सर इसमें स्थिति के चलते भी और गति के चलते भी दोनों ही ऊर्जा संचित होगी, और आप ये कहेंगे कि आधी स्थितिज ऊर्जा होगी आधी गतिज ऊर्जा होगी। इसीलिए सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 पूछा जा रहा है कि किसी मोटर की शक्ति 2 किलोवाट है, यह पंप प्रति मिनट कितना जल 10 मीटर की ऊंचाई तक ऊपर उठा सकता है। G इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। मेरे मित्र कोई मोटर है उसकी शक्ति 2 किलोवाट है, तो ध्यान दीजिएगा किलोवाट है तो हम क्या कहेंगे कि गुरुजी ये जो पावर है ये क्या हो जाएगा 2000 वाट हो जाएगा। हम इसको वाट में चेंज करके सॉल्व करेंगे। और ये कितना प्रति मिनट जल ऊपर उठा रहा है, सॉरी यह पंप प्रति मिनट कितना जल 10 मीटर की ऊंचाई तक ऊपर उठा सकता है। यहां पे जल का द्रव्यमान क्या होगा ये बताना है, जबकि ये प्रति मिनट कितना ऊपर जल को उठा रहा है 10 मीटर।
तो याद रखिए कि यहां पे जो पावर है वो कितना है, 2000 वाट, 2000 वाट। अब जो ऊंचाई है वो कितना है सर जी, 10 मीटर, 10 मीटर। जी का वैल्यू कितना है सर जी, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और आपसे पूछा जा रहा है m इक्वल टू वाट। क्या कहोगे कि गुरुजी जब पावर दिया है तो हम mgh/t तो लगा ही सकते हैं, बिल्कुल चला। पावर कितना है 2000 वाट, m हमको निकालना है, g का वैल्यू 10, h का वैल्यू 10, t कितना है तो सर t, अच्छा यहां पे यह प्रति मिनट, हाँ प्रति मिनट टाइम नहीं लिखे थे हम, टाइम 1 मिनट दे रहा है चला, तो 1 मिनट सेकेंड में बदलेंगे तो ये कितना के बराबर होगा, 60 सेकेंड के बराबर होगा। तो ये हो गया 60, ये इसके साथ कैंसिल कर दें, आप कहेंगे बिल्कुल कर दीजिए। अब ध्यान दीजिए, अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो आप सभी कहेंगे 6 दूना 12,000 इक्वल टू ये हो जाएगा m इंटू 10। मेरे भाई ये 1 0 और कैंसिल हो जाएगा और m इक्वल टू कितना हो गया, आप सभी कहेंगे 1200 केजी। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 पूछा जा रहा है कि किसी व्यक्ति का ग्रह ए पर भार उसके पृथ्वी पर भार का लगभग आधा है, तो जिस ग्रह पर उसका भार पृथ्वी के भार का आधा है उस ग्रह पर उसका गुरुत्वीय त्वरण आप कहेंगे आधा होगा। क्यों? क्योंकि गुरुजी W इक्वल टू mg, तो g आधा तो भार आधा। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किसी व्यक्ति का ग्रह ए पर भार उसके पृथ्वी के भार का लगभग आधा है, तो आप कहिएगा सर जी भी लगभग आधा ही होगा। कह रहा है कि वह पृथ्वी के पृष्ठ पर अगर 0.4 मीटर की ऊंचाई तक छलांग लगा सकता है तो ग्रह ए पर वह कितना ऊंची छलांग लगाएगा। क्या कहिएगा कि गुरुजी जब गुरुत्व त्वरण आधा है तो सर 0.4 मीटर की ऊंची छलांग लगा रहा है। अब यहां पे ध्यान देंगे, सॉरी गुरुत्व त्वरण आधा नहीं है, पृथ्वी के पृष्ठ पर वो 0.4 मीटर की ऊंची छलांग लगा रहा है। अब जब ग्रह ए पे जाएगा तो गुरुत्व त्वरण आधा हो जाएगा और जो उसकी ऊंचाई होगी वो दोगुनी हो जाएगी, तो 0.4 इंटू 2 आप कहेगा 0.8 मीटर। तो सही आंसर मेरे मित्रों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 पूछा जा रहा है कि कोई गेंद 10 मीटर ऊंचाई से गिराई जाती है, यदि धरातल से टकराने के पश्चात गेंद की ऊर्जा 40% कम हो जाती है तो यह कितनी ऊंचाई तक ऊपर उठेगी। क्या कहिएगा कि गुरुजी गेंद को 10 मीटर ऊंचाई से गिराया जा रहा है, गेंद को 10 मीटर ऊंचाई से गिराया जा रहा है, h इक्वल टू 10 मीटर। अब यहां पे g का वैल्यू कितना है सर जी, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जब 10 मीटर की ऊंचाई से, मान लो कि ये आपका 10 मीटर का ऊंचाई है, यहां से गेंद को गिराया जा रहा है, तो जैसे ही ये जमीन पे आ रहा है इसकी जो ऊर्जा होती है वो 40% कम हो जाती है। तब इसमें ऊर्जा कितनी बची, 40% कम हो गई तो आप कहेंगे 60%। तो पहले तो ये ध्यान दो कि जो आपका ऊंचाई दिया हुआ है 10 मीटर, इस ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। तो आप कहेंगे गुरुजी Pe जो होगा वो m तो हमारा यहां पे दिया नहीं गया है और g का वैल्यू हमको 10 दिया गया है और जो हमारा h है वो 10 है, तो हम Pe इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आप कहेंगे 100 mj लिख सकते हैं। मतलब जो अगर स्थितिज ऊर्जा की बात करेंगे, मास मालूम हो तो हमारा इस जगह पे स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, 100 mj होगा। क्या होगा, 100 mj होगा। अब जैसे ही ये धरातल पे आ रहा है इसकी ऊर्जा 40% कम हो जा रही है, तब इसके पास ऊर्जा कितना बचा है, आप कहेंगे सर 60%। तो मेरे भाई आपका टोटल ऊर्जा ऊपर कितना था सर जी, 100 mj। ये m क्या है, मास, मास मालूम नहीं था तो हमने मास को एज इट इज रख दिया। तो ऊपर में 100% आपका ऊर्जा कितना सर जी, 100 mj। अब जब धरती से टकराया तो गेंद की ऊर्जा 40% कम हुई, बचा कितना गेंद में, आप कहेंगे सर जी 60 mj बचा। 40% कम 60 mj बचा, किसके बराबर होगा, आप कहिएगा गुरुजी mg h डैश के बराबर होगा। और मेरे मित्र ये h डैश क्या है, तो आप कहेंगे जो 60% ऊर्जा है उसके साथ जो छलांग लगाएगा तो वही ना ऊंचाई होगा। क्या कहिएगा कि गुरुजी, सॉरी ये जो mj है चला, ये j तो जूल ना है, ये यहां पे जे जूल को बता रहा है, इसको कैलकुलेशन के साथ मत कैलकुलेट कीजिएगा। 60 m इक्वल टू mgh, ये m और ये m कैंसिल, 60 इक्वल टू g का वैल्यू 10 लो चला, h 10 6 के 60, तो आप क्या कहिएगा
h इक्वल टू गुरुजी 6 मीटर हो जाएगी। जो सवाल करा जा रहा है कि कोई गेंद 10 मीटर ऊंचाई से गिराई जाती है, यदि धरातल से टकराने के पश्चात गेंद की ऊर्जा 40% कम हो जाती है तो यह कितनी ऊंचाई तक ऊपर उठेगी? आप सभी कहेंगे गुरुजी 6 मीटर की ऊंचाई तक ऊपर उठेगी। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछा जा रहा है कि यदि 1200 वाट की विद्युत इस्त्री को प्रतिदिन 30 मिनट उपयोग में लाया जाए तो अप्रैल माह में उपयुक्त विद्युत ऊर्जा ज्ञात कीजिए। मेरे मित्र, क्या यह सवाल आपसे नहीं बनेगा? और मुझे उम्मीद है कि आप सभी इस सवाल को आसानी से सॉल्व कर लेंगे, और मैं इसीलिए आप सबों को होमवर्क के रूप में ये लास्ट क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं। सही आंसर क्या होगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और मेरे मित्र, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो वर्क, एनर्जी एंड पावर से संबंधित जो बेसिक से एक एडवांस लेवल तक क्वेश्चन पूछने का तरीका था वो आपको जरूर बताया होगा। और साथ ही उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप सबों को अच्छा भी लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सीजन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।